हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा और ये लेक्चर नंबर क्या है 2। अगर आप लोग अभी नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और एक बात और कि अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, 1.5 गुना स्पीड से भी देख सकते हैं, या तो आप 2 गुना के स्पीड से भी देख सकते हैं, जितना में आप समझने में सक्षम हो बच्चों। तो ये सब हम लोग ने पढ़ चुके थे वीडियो नंबर 1 में ही, मतलब लेक्चर नंबर 1 में ही। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पता है। अभिलाक्षणिक गुण के मतलब ही हम लोग बताए थे कि पदार्थ के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ में क्या होता है कि पदार्थ के कणों के जो बीच होता है उसमें निरंतर गतिशीलता का क्या होता है, गतिशील होने का मतलब प्रयास करता है। उसमें भी मतलब कि ठोस पदार्थ में गतिशीलता न के बराबर होता है, ठीक है। और एक दूसरे को आकर्षण करने का भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे का आकर्षण करते हैं, या आकर्षित रहते हैं। जो जितना कस के आकर्षित करता है वो उतना ही मजबूत पदार्थ होता है। तो ये सब हम लोग जान चुके थे पहला वीडियो में। ये क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था एक झलक, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से, यहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोग चलेंगे यहाँ से, पदार्थ की अवस्थाएं। तो वैसे आप लोग को पता होगा, क्लास 8 में ही पढ़े होंगे कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव्य, और तीसरा क्या है, गैस। ऐसे 3 अवस्थाएं हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना है। ऐसे तो अवस्थाएं पदार्थ की 5 होती हैं, लेकिन इसमें हम लोग को 3 ही अवस्थाओं का जिक्र किया गया, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये करा है पदार्थ की अवस्था अवस्थाएं। अवस्थाएं मतलब क्या, कि वो पदार्थ कितनी सिचुएशन में रह सकता है। तो करा है कि आप करा अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। करा ये कितने प्रकार के होते हैं। करा हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होती है, ठीक। तो करा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जो भी पदार्थ देखते हैं आसपास, पदार्थों की संख्या अनगिनत है, लेकिन वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। कोई वस्तु ठोस होता है, मतलब जिसको हम लोग दबाने का प्रयास करेंगे तो दबेगा नहीं, उसका शेप क्या होगा, एकदम फिक्स होगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, या तो वो ठोस हो सकता है, या तो पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है, जैसे पानी वगैरह हो गया, ठीक है, कोई भी लिक्विड चीज, या तो फिर गैसीय अवस्था में हो सकता है। तो यही 3 प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कि 3 रूप में होते हैं, कौन कौन, तो ठोस, द्रव और क्या, गैस। कह रहा है पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। हाँ, यहाँ पे एक बात बोला है, कह रहा है जो ये अवस्था होती है, ये ठोस, द्रव और गैस, ये जो अवस्था होती है वो कह रहा है कि उसके कणों, उसके मतलब किसके, पदार्थ के कणों की विभिन्न मतलब अलग अलग विशेषताओं के कारण होती है। मतलब जो पदार्थ होता है उसके अलग अलग खूबियां होती है। खूबियां कहने का मतलब कि अगर ठोस अवस्था है तो उसमें जो कण होते हैं ना, ठोस अवस्था के जो कण होते हैं उसके कण काफी पास पास होते हैं, ठीक ना, यानी कि बहुत गाढ़ा अवस्था में होते हैं। और वही अगर द्रव हो तो किसी भी द्रव जो होता है उसका जो कण होते हैं, द्रव का जो कण होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होता है, मतलब उसके बीच में खाली स्थान होता है। और वही अगर गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ है तो उसका जो कण है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बीच में खाली स्थान होता है। द्रव्य की तुलना में गैस में ज़्यादा खाली स्थान होगा, और ठोस की तुलना में द्रव में ज़्यादा खाली स्थान होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर गाढ़ापन रहेगा क्या, कणों की, तो ठोस में। उससे अगर कम रहेगा तो द्रव में, उससे कम रहेगा तो किसमें, गैस में। यानी गैस में जो कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। सब बात आपको समझ में आ जाएगा, आगे बढ़िए। अब कराए क्या कि अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। गुण, जो भी उसमें गुण होगा, जो भी खूबी होगा, उसको हम लोग अच्छे से अब जानेंगे पूरा बढ़िया से। करा है ठोस अवस्था, जो पहला है पॉइंट क्या है, ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था है, तो अब करा है कि इसका खूबी, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है ठोस अवस्था में। करा है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करे। एकत्रित मतलब आपको जमा करना है, और उसमें वस्तु क्या है, तो पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जितना भी नाम दिख रहा है, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, ये सब ठोस वस्तु है, क्या है, यानी ठोस पदार्थ है। इसमें कुछ ना कुछ क्या है, तो पदार्थ तो पहले से है कि उसमें भार होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए उसमें, जगह घेरने की, मतलब इसमें आयतन होना चाहिए। तो ये दोनों मौजूद है ये सब में, ठीक है।
और देख रहे हैं क्या कि किताब, सुई, लकड़ी की छड़ या पेन, ये सब क्या है, तो ठोस है। अब करा इसका अगला क्या करा, देखिएगा हम करा इन वस्तुओं के चारों ओर, देखिएगा ये सब करा इन वस्तुओं के, जो भी अभी वस्तु हम लोग देखे, चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाया जा सकता है। हाँ, अगर आपके हाथ में पेन है तो आप पेन को एक पेपर पर रख के उसके चारों अगर पेंसिल से अगर घुराते हैं तो पेन का आकार बन जाता है, ठीक है, आकार बन जाता है, यानी उसका आकृति बन जाता है। अब करा क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है, तो बिल्कुल है। जो भी वस्तु है, किताब है तो किताब का एक निश्चित क्या है, आकार है, उसका स्पष्ट सीमाएं है, उसका किनारा क्या है, स्पष्ट है एकदम। और एक क्या स्थिर आयतन है। स्थिर आयतन मतलब समझ रहे हैं कि वो जगह जो घेर रहा है वो फिक्स उतना घेरेगा, ठीक है। तो ये सब किसमें ये गुण होता है, तो ये होता है ठोस पदार्थों का गुण है सब, ठीक है। करा इन पर हथौड़ा मारने, कौमा खींचने या गिराने से क्या होता है, क्या होता है, तो खींचने से या हथौड़ा मारने से क्या होगा, अगर बहुत अधिक मारेंगे उस पर हथौड़ा ठोस वस्तु पर तो वो टूट कर बिखर सकता है, ठीक है, वो टूट कर क्या हो सकता है, बिखर सकता है। लेकिन ये नहीं कि उसको अगर ठोस वस्तु उसको खींच के हम लोग लंबा कर देंगे, नहीं, उसमें इतना आकर्षण बल होता है उसके कणों के बीच कि उसको हम लोग खींच नहीं सकते हैं, उसके आकार को बदल नहीं सकते हैं खींच करके, ठीक है। वहाँ कुछ मतलब अपवाद है, इस रबड़ है, वो ठोस पदार्थ है, उसको खींच के हम लोग आकार बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ही पलों तक बदल सकते हैं। जैसे ही रबड़ को हम लोग छोड़ेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, अपने पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो आप लोग समझे होंगे। अब करा क्या कि क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। विसरण का परिभाषा हम लोग देखे थे, क्या था कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ खुद ब खुद यानी स्वतः ही अब दूसरे वस्तु में मिल जाता है तो उसको लोग विसरण बोल रहे थे, ठीक है। विसरण तो करा क्या इनका एक दूसरे में विसरण हो सकता है, तो पदार्थों का विसरण तो होता है, लेकिन करा क्या इनका, इनका मतलब इनका, तो ये बात हो रहा है किसका, ठोस अवस्था का। तो करा ठोस अवस्था एक दूसरे में विसरण संभव है। बताइए, दो गो अगर ठोस पदार्थ है वो अपने आप मिल सकता है एक दूसरे में, तो नहीं, ठोस अवस्था का जो विसरण है ये संभव नहीं है, ठीक है, तो ये अपने आप मिल नहीं सकता एक दूसरे में। अब करा कि बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। करा कि इस पर बल लगाकर संपीड़ित, संपीड़ित करने का मतलब इस पर क्या करना है, मतलब प्रेशर डालना, ठीक है। अगर उसको दबाने का प्रयास करना, संपीड़ित मतलब दबाना हो सकता है, उसको दबाने का प्रयास कीजिए जो ठोस वस्तु है। करा क्या इनका संपीड़न होता है, तो देखिए अगर जो भी ठोस वस्तु है, जैसे किताब है तो किताब को आप दबाइए, पेन है तो पेन को दबाइए, तो पेन को आप दबाकर मतलब उसको पिचका सकते हैं, नहीं पिचक सकता है। तो इसमें संप्रियता न के बराबर होता है, ठीक है, यानी ठोस पदार्थों में जो संप्रियता है, यानी कि जो उसको दबाने का जो होता है कि दब सकता है तो नहीं दब सकता है, नहीं के बराबर दब सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि ठोस पदार्थों में संप्रियता नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब ठोस पदार्थों का गुण है क्या। तो आप लोग यहाँ देखें पहला क्या था, यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, ये सब क्या है, करा कि ये सब जो भी ठोस पदार्थ था, ये सब पेन या किताब या सुई या फिर लकड़ी की छड़, ये सब क्या है, ये सब को हम लोग अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो वो दबेगा नहीं, इसका एक फिक्स क्या आकार बन जाएगा, इसका जो मतलब ये आकार बनाएंगे तो उसका स्पष्ट आकार बन जाएगा, इसका सीमाएं फिक्स रहेगा, ठीक है, सीमाएं फिक्स रहेगा, आयतन भी इसका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसको हथौड़ा मारने पर वो बिखर सकता है, वो ठोस पदार्थ है, वो टूट सकता है, ठीक है, लेकिन उसका आकार चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं कि हथौड़ा मार के उसका आकार हम लोग चेंज कर देंगे, नहीं। करा खींचने या गिराने से क्या हो गया, तो वो टूट सकता है, ठीक है, ज़्यादा जोर से अगर खींचेंगे तो टूट सकता है पदार्थ। अब करा देखिए एक ई पॉइंट है कि एक दूसरे का विसरण संभव है, तो विसरण संभव नहीं है, ठोस पदार्थों का विसरण संभव नहीं है, विसरण मतलब खुद ब खुद मिल सकता है तो नहीं मिल सकता है, याद रखिएगा। अब सुनिए यहाँ से आगे, करा क्या कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, किसका है, ठोस पदार्थों का है। करा हम देख सकते हैं कि इन सभी पदार्थ पदार्थ इन सभी का करा है, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगन संप्रियता होती है। देख रहे हैं, उसका आयतन एकदम क्या है, निश्चित है, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग दबाने का प्रयास करेंगे तो वो दबेगा नहीं, वो जितना जगह घेर रहा है या जितना में है उतना ही रहेगा, वो दब के मतलब ये नहीं कि अगर एक किताब है तो उसको हम लोग एकदम दबा के वो छोटा सा बना सकते हैं, अति नहीं बना सकते हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि उसका नगण्य क्या है, संप्रियता होती है किसका, ठोस पदार्थों का, याद रखिएगा। अब आगे क्या करा कि बाह्य बल करा, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। हाँ वही तो करें, इसको अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो दबाकर उसका आकार को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। क्यों? अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती कीजिएगा दबाने का तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। ठीक नहीं? करा बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता। ठीक नहीं? तो वो उसको अगर जबरदस्ती कर कस के दबाइएगा किसी वस्तु से तो वो टूट जाएगा, लेकिन आकार नहीं बदलेगा। ठीक? करा इसलिए ये दृढ़ होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ये मतलब कौन, मतलब ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। दृढ़ करने का मतलब मजबूत होते हैं। तो जो भी ठोस पदार्थ होते हैं वो अदर पदार्थों की तुलना में वो मजबूत होते हैं। ठीक है? अब करा क्या कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए कुछ पॉइंट है, इस पर विचार करना है। करा कि रबर बैंड को क्या माना जाएगा। रबर बैंड, जो भी रबर है मतलब रबर है, उसको क्या माना जाएगा। रबर तो लचीला होता है, उसको टानते हैं तो फैल जाता है। तो करा उसको क्या माना जाएगा, ठोस मानेंगे या कुछ और मानेंगे। करा क्या खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है। हाँ रबर है, जो रबर देखते होंगे आप, तो रबर को खींच के उसका आकार को हम लोग बदल सकते हैं। वो उसमें तन्यता का गुण होता है, वो तना जाता है। ठीक नहीं? अब करा कि क्या ये ठोस है, तो बताइए रबर जो बैंड है वो ठोस है। तो हाँ ठोस है। क्यों? क्योंकि वो तना तो जाता है, लेकिन उसको खींचने के बाद अगर फिर से छोड़ते हैं उसको तो वो पुनः पहले की अवस्था में आ जाता है। ठीक नहीं? वो पहले की अवस्था में आ जाता है, यानी कि उसका जो कण है वो क्या है, अस्थिर है। उसका कण क्या है, एक अस्थिर है। ये नहीं कि हाँ उसका कण मतलब कि इधर उधर गतिशील कर रहा है, नहीं, वो टानते हैं, बाहरी बल लगाते हैं तो उसका आकार भलो बदल जाता है, लेकिन अगर उसको छोड़ते हैं तो फिर वो अपने आप आकार में वापस आ जाता है। इसलिए रबर बैंड को लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस है। ठीक है? अब करा दूसरे नंबर में कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर, करा विभिन्न मतलब अलग अलग आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। ठीक है? जिस प्रकार के बर्तन हैं, अगर किसी भी अलग अलग प्रकार के, जैसे अगर मान लीजिए गिलास में आप रखे हैं चीनी या नमक को, या कोई कटोरा में रखे हैं, या फिर आप कोई थाली में रख दिए हैं, तो जिस आकार का बर्तन है तो वो उसी आकार के ले जाता है। नमक उसमें रखे तो उस आकार का हो जाएगा, चीनी रखे तो उस आकार का हो जाएगा। करा आकार ले लेते हैं। तो करा क्या ये ठोस है, तो बताइए कि चीनी या नमक क्या है, ठोस है या नहीं है। तो हाँ चीनी और नमक ठोस है। क्यों? क्योंकि उसका जो दानेदार जो होता है, मतलब दाने दाना जो चीनी होता है, उसका आकार तो नहीं ना बदलता। वो पूरे चीनी को अगर जिस बर्तन में रखने वो बर्तन का आकार ले जाता है, वो ठीक बात है, लेकिन उसका जो एक एक दाना है वो दाना का आकार फिक्स होता है, वो दाना का आकार नहीं बदलता है। आप चाहे उसको जिस बर्तन में रख दीजिए, अगर चीनी चौकोर चौकोर है तो वैसा ही रहेगा। ठीक है? उसका दाना नहीं बदलेगा। कह सकते हैं कि जो चीनी का क्रिस्टल है या अति नमक का क्रिस्टल यानी दाना, वो दाना का आकार नहीं बदलता है। वो 1 केजी या 2 केजी चीनी अगर किसी बर्तन में रखेगा तो बर्तन का आकार लेगा, वो अलग बात है, लेकिन उसका जो दाना है वो दाना फिक्स रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है? तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पदार्थ अति ठोस ही बोलेंगे। चीनी या नमक को भी कौन सी बोलेंगे, ठोस बोलेंगे, क्योंकि उसका क्रिस्टल क्या है, एकदम क्या है, उसका फिक्स आकार है। ठीक है? तो इसको भी क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा बात। अब कराएगा क्या कि स्पंज क्या है। स्पंज तो आप लोग देखे होंगे, अभी उसका सीजन भी चल रहा है, खाए भी होंगे आप लोग। कह रहा है कि यह ठोस है। क्या है, कह रहा स्पंज क्या है, यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। अभी हम लोग पहले देखे थे क्या कि जो ठोस है वो क्या है, मजबूत होता है, यानी कि क्या होता है, तो मजबूत होता है, उसका संपीड़न न के बराबर होता है, अभी हम लोग देखे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं कि संपीड़न मतलब उसको दबाया तो जा सकता है और वो क्या है, वो ठोस भी है। तो उसमें क्या था, स्पंज क्या है, ठोस है, लेकिन फिर भी वो दब जाता है, इसमें संपीड़न संभव है। क्यों? करा ये सभी ठोस ही है क्योंकि। तो हाँ देखिए जो स्पंज होता है उसको दबाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या होता है, वायु भरा होता है। क्या होता है, जो स्पंज होता है उसमें बीच बीच में खाली स्थान होता है, उसमें वायु भरा होता है, तो उसको दबाने से वायु निकल जाता है, जिससे उसका आकार क्या होता है, चिपक जाता है, यानी मतलब वो दब जाता है। और जैसे ही फिर उसको छोड़ते हैं तो फिर से उसमें हवा क्या होता है, भर रहता है, और वो पहले की अवस्था में आ जाता है। तो स्पंज ठोस तो है, लेकिन वो मतलब कि दब भी जाता है। ठीक है? तो ये अपवाद में हो सकता है कि हम पहले पढ़े हैं कि जो ठोस होता है वो क्या होता है, दबता नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नगण्य संप्रियता होती है किसमें, ठोस में। ठोस के जो जो भी वस्तु ठोस है उसमें क्या होता है,
संप्रियता नगण्य होती है, मतलब दबता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी है अपवाद में कि स्पंज है वो ठोस तो है लेकिन इसमें दबने की क्या है, वो दब जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें खाली स्थान होता है, उसमें हवा भरा होता है। तो आप समझे होंगे कि क्यों दब जाता है ये। अब करा देखिए, करा बाह्य बल लगाने पर देखिएगा ये जितना भी तीनों पॉइंट था ये तीनों क्या है, ठोस, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है, ठोस है। रबर बैंड यानी कि रबर, ठीक है, सिंपल आप रबर कहिए। रबर क्या है, तो ठोस है। उसके बाद क्या था, स्पंज भी क्या है, ठोस है। उसके बाद क्या था, चीनी या नमक, ये भी क्या है, ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब करा कि बाह्य बल, देखिएगा गौर से सुनिएगा, करा बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। रबर बैंड का आकार तो बदल जाता है, क्यों? क्योंकि अगर रबर छोटा उसको तानिएगा तो वो लंबा हो जा ही जाएगा। करा कि और बल हटा लेने पर यह, मतलब जैसे उसको अगर छोड़ देंगे तो यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। बिल्कुल बच्चों, आप लोग देखे होंगे, आप लोग रबर से खेला भी खेले होंगे कभी ना कभी, ठीक है। रबर को तानते हैं तो तना जाता है, उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसका आकार बदल गया। लेकिन जैसे रबर को अगर छोड़ देंगे तो पहले की अवस्था में आ जाता है। और करा अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, खेला हो भी नहीं हो जाता है, कभी कभी रबर को अगर कस के टाने तो टूट भी जाता है, ठीक है। रबर तो वही करा कि अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। तो हाँ, टूट जाता है क्योंकि वो उतना मजबूत होता नहीं है, ठीक है। अब करा अगला पॉइंट देखिएगा, तो रबर क्या है, ठोस है। अब करा कि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले, देखिएगा वही पॉइंट फिर से दोहरा रहा है कि अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। इसके क्रिस्टलों मतलब वही करें जो दाने दाने होते हैं ना, वो दाना का आकार एकदम फिक्स होता है, ठीक है, वो नहीं बदलता। आप किसी भी बर्तन में, लोटा, थरिया, किसी भी कटोरा, कोई भी बर्तन में, ठीक है, तो वो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। उसका जो दाना है वो नहीं बदलेगा। उसका आकार समुच्चय अगर रखिएगा 2 केजी तो उसका आकार बदलेगा, लेकिन वो उसका दाना नहीं बदलेगा, इसलिए वो क्या है, ठोस है। अब करा स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। करा जिसमें वायु यानी हवा समावेश होता है। समावेश करने का मतलब उसमें मौजूद होता है, उसमें समाये हुए रहता है, ठीक है। करा जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। हाँ, अगर वायु बाहर निकल गया तो समझो दब गया, और उसी को हम बोल रहे हैं क्या है, संपीड़न संभव है, ठीक है। तो स्पंज एक ऐसा है कि मतलब कि उसमें संपीड़न तो होता है और वो क्या है, ठोस है। जबकि हम लोग शुरू में पढ़े थे कि ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है, मतलब न के बराबर उसको दबता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना स्पंज क्या है, तो ठोस वस्तु होते हुए भी इसमें संपीड़ितता होती है, ठीक है, इसमें संपीड़न संभव है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो हो गया ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में आप याद रखिएगा कि ठोस अवस्था क्या होती है, तो इसमें क्या है, जो भी वस्तु रहेगा इसका निश्चित आकार रहेगा, इसका निश्चित आयतन रहेगा, ठीक है, आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो कण होते हैं, ठोस वस्तु के जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, और ठोस वस्तु में जो कण होते हैं, कण वो गतिशील न के बराबर करते हैं, मतलब गति नहीं करता है, ठीक। ठोस वस्तु में और क्या होता है कि वो ठोस वस्तु में खुद ब खुद मिलने की भी क्षमता नहीं होती, वो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विसरण, मतलब विसरण की क्रिया ठोस में नहीं होगा। तो ये सब बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब करा है क्या, दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव अवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे पानी वगैरह है, ये सब क्या है, द्रव अवस्था, ठीक है। अब करा है देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। वस्तु क्या क्या है नीचे दिया गया, करा जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। शीतल पेय मतलब ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा चीज, कोई भी पदार्थ, ठंडा पदार्थ पीने वाला। अब करा कि ये सब को आपको क्या करना है, एकत्रित करना है, मतलब जमा करना है, ठीक है। ये सब जितना भी बात बोला जा रहा है ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, द्रव है, क्या है, द्रव है। अब करा कि विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। करा एक बर्तन है, मतलब प्रयोगशाला में एक बर्तन है, उसमें 50 ml पर निशाना लगा लीजिए, ठीक है, निशान लगाना है, ठीक है। करा इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा।
कह रहा है कि जो द्रव है, जो भी द्रव अवस्था में चीज होता है, या तो जल हो या खाना पकाने का तेल हो या दूध हो या जूस हो या शीतल पेय हो, आप लोग देखते हुए गलती से आपके घर में अगर पानी गिलास या लोटे या बॉटल से अगर गिर जाए फर्श पर, तो फिर क्या होता है, देखते होंगे तुरंत वो क्या होता है, मतलब कि फैल जाता है, पानी क्या हो जाता है, फैल जाता है। या दूध गिर गया तो दूध भी फैल जाता है, तेल गिर गया तो तेल भी क्या होता है, फैल जाता है। तो आप लोग देखते होंगे वही करा है कि 50 ml पर निशान लगा लिया। अब करा है दूसरा पॉइंट क्या, कि इन द्रवों को, जो भी द्रव ऊपर दिया गया था, करा इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। क्या हो जाएगा, फैलने लगेगा। और ये नहीं कि हाँ, जैसे अगर किताब कहीं भी आप अलमारी पर रखिए तो वो उतने जगह घेरेगा, अगर फर्श पर फेंक दीजिए तो वो उतना ही जगह घेरेगा, उसका जगह घेरने का जो एरिया है वो फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो द्रव है ना, ये कहीं भी किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है, मतलब बह सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक अंतर हो गया कि जो ठोस रहेगा वस्तु, उसका जगह घेरने का फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन जो द्रव है वो कहीं भी ढलक सकता है, ठीक है। तो वही करा है, तो डालने पर क्या हो जाएगा, अगर फर्श पर डालेंगे तो किसी भी दिशा में क्या हो सकता है, बह सकता है। यानी द्रव में बहाव का गुण होता है, किसका गुण होता है, बहाव का, यानी बह जाता है ये। अब करा है, किसी एक द्रव्य का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, ठीक है, एक एक करके डालने डालें, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। अब करा है, यहाँ पर समझिएगा गौर से बात को, करा है कि 50 ml माप करके लेना है क्या, कोई भी द्रव, या तो आप दूध ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, या पानी ले सकते हैं, जो आपको स्वेच्छा से आपके पास मौजूद हो वो ले सकते हैं। अब करा है कि एक बर्तन है, देखिएगा गौर से, एक बर्तन है और इसमें यहाँ पर निशान लगाना है कि यहाँ 50 ml है। कितना है, बर्तन में जो लिक्विड है कितना है, 50 ml है। कितना ml है, 50 ml है। अब करा है ना कि 50 ml जो लिक्विड है, दूध हो चाहे पानी कुछ भी हो, अब उसको एक अलग अलग साइज के बर्तन में रखना, अलग अलग साइज के बर्तन में रखना, ठीक है, अलग अलग। वही यहाँ पे करा कि बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डाले, करा विभिन्न बर्तनों में, विभिन्न मतलब अलग अलग बर्तन में, ठीक है। करा प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। तो हाँ, अगर आप 50 ml इस बर्तन में लिए हैं ना, तो आप किसी भी बर्तन में रखिए, उसका मात्रा समान ही रहेगा। इसमें अगर 50 ml अगर इसमें से ढार के हम इसमें कर देंगे, अगर ये पहला बर्तन है जिसमें 50 ml है, अगर इसमें हम ढार के कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कम जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अगर 50 ml इसमें था, अगर टोटल उसको हम इसमें डाल देंगे तो उसमें 50 ml रहेगा। अगर आपका बर्तन के साइज बड़ा रहा तो देखने में लग सकता है कि हाँ ये कम है, देखने में लग सकता है कि ये कम है। जैसे अगर आपके पास देखते हो कभी-कभी कि अगर पतला गिलास हो या एक चौड़ा गिलास हो, तो देखते हो पतला गिलास में लगता है कि बाप रे इसमें भरा हुआ है ज़्यादा। अगर उसको बड़ा गिलास में डालेंगे तो उसमें कम रहेगा। लेकिन पानी की मात्रा या दूध की मात्रा सेम ही रहता है, ठीक है? पानी की मात्रा या दूध की मात्रा सेम ही रहता है। बर्तन के बढ़ जाने से लगता है वो क्या है, लगता है देखने में कम है इसमें। तो वो जो भी पदार्थ का मात्रा रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि किसी एक द्रव्य का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में, मतलब अलग-अलग बर्तनों में एक-एक करके डालें, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? तो आयतन यानी कि उसका मात्रा क्या रहेगा, वो समान ही रहेगा। उसमें अगर 50 ml है तो इसमें भी 50 ml रहेगा, ठीक है? लेकिन जो जगह घेरेगा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा घेर सकता है, लेकिन वो जो मात्रा है वो सेम ही रहेगा, ठीक? अब करा, सुनिएगा गौर से अगला पॉइंट, कह रहा है क्या द्रव्य का आकार एक समान रहता है? तो द्रव्य का आकार एक समान नहीं रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार के बर्तन रहेगा वो बर्तन के अनुसार अपना आकार खुद ब खुद ढाल लेगा, ठीक है। अगर बर्तन अगर लोटा है तो उस बर्तन में अगर डालिएगा लोटा में दूध तो लोटा के आकार का हो जाएगा। अगर वही दूध आप अगर किसी थाली में डाल देते हैं, थाली में, तो वो थाली के आकार का हो जाएगा। अगर वही एक लोटा दूध अगर आप बॉटल में डाल देते हैं तो बोतल के आकार का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करा द्रव्य का आकार एक समान रहता है, तो कदापि नहीं, कभी नहीं एक समान रहेगा। जिस प्रकार के बर्तन में डालिएगा आप, उसी प्रकार के बर्तन का आकार वो ले लेगा, कौन, द्रव्य। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब करा है कि द्रव्य को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? उड़ेलने मतलब समझ रहे हैं, हम लोग बोलते हैं देहाती में, कुछ बोलते हैं हम लोग घरे देने, कि मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दो या तो फिर उझाल दो, कुछ कर दो, उझाल दो, एकरा से ओकरा में उझाल दो, इसको डालना भी कहते हैं कि इसमें से उसमें डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर किताबी भाषा में बोल रहा है उड़ेल दो, ठीक है। कर रहा है कि आसानी से बहता है, तो हाँ, द्रव्य में बहाव का गुण होता है। अगर किसी एक लोटा में अगर दूध है और दूसरे लोटा में डालना है तो आराम से डाल देते हैं उसमें, ठीक है, और वो बह भी जाता है, मतलब बह के उसमें चल जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड है, द्रव्य है, उसमें बहने का गुण है, ठीक है, तो वो आसानी से चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर विस्तार से क्या बता रहा है नीचे, कह रहा है कि
प्रेक्षण से हम पाते हैं कि जो भी ऊपर बात लिखा गया था उसको जांच पड़ताल करने से करा कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव्य का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार नहीं होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अभी बताएं कि मतलब कि वो आकार जिस बर्तन में रखिएगा वो उसका आकार ले सकता है, इसलिए आकार उसका निश्चित नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार के बर्तन में रखिएगा उसका आकार ले लेगा। लेकिन अगर आप एक बॉटल में अगर 50 ml दूध रखे हैं तो वो लोटा में भी डालिएगा ना तो 50 ml ही रहेगा, यानी उसका आयतन तो निश्चित रहेगा कि अगर 50 ml बॉटल में है तो वो कितना भी बड़ा बर्तन में डाल दीजिए वो 50 ml रहेगा। ठीक, वो आयतन में वो निश्चित रहेगा, लेकिन उसका जो आकार है वो बदल सकता है। ठीक है, अब करा जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। मतलब द्रव्य ऐसा पदार्थ है ना कि जिस प्रकार के बर्तन में रखेंगे उसका आकार ही ले लेगा। कौन? द्रव्य पदार्थ। करा द्रव्यों में बहाव होता है। द्रव्यों में क्या होता है? बहाव होता है। इसीलिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब उड़ेलते हैं यानी उछलते हैं तो आसानी से उछला भी जाता है। ठीक है, अब करा और इनका आकार बदलता है। इनका आकार क्या होता है? बदलता है। आकार हमेशा बदलता रहेगा। करा इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं। जबकि हम लोग देखे थे कि जो ठोस पदार्थ था वो क्या था? दृढ़ था, यानी वो मजबूत था। और ये द्रव्य पदार्थ है ये दृढ़ नहीं है। तो जब अंतर करने के लिए आएगा ना तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब पॉइंट को ही लिखकर हम लोग अंतर बता सकते हैं। किसमें? तो ठोस और द्रव्य में। ठीक है, कि ठोस, द्रव्य और गैस में अंतर क्या है तो हम लोग बता सकते हैं ये सब पॉइंट को लेकर। ठीक है, कि ये क्या है? द्रव्य में बहाव का गुण होता है जबकि ठोस में बहाव का गुण नहीं होता। ठीक है, कराइन का आकार बदलते रहता है। किनका आकार? तो द्रव्य का आकार बदलते रहता है। ठीक है, एक यहाँ है कि आकार करा क्या? द्रव्य का आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है। आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। ये सब बात आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है बढ़िया से। अब करा है कि ये दृढ़ नहीं होते हैं। कौन? द्रव्य। अब करा लेकिन तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं। करा दृढ़ तो नहीं होते मतलब मजबूत तो नहीं होते लेकिन ये तरल होते हैं। तरल मतलब इसमें ये लिक्विड है ना इसको हम लोग तरल बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी बहाव का गुण जिसमें तो उसको हम लोग तरल बोल सकते हैं। तो ठोस को तरल नहीं बोल सकते हैं लेकिन द्रव्य को बोल सकते हैं, और इसको भी बोल सकते हैं, गैस को भी तरल बोल सकते हैं। ठीक, द्रव्य और गैस दोनों को तरल बोल सकते हैं। अब करा क्रियाकलाप, सुनिएगा गौर से। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव्य का विसरण, विसरण मतलब समझ रहे हैं कि मिलना, खुद ब खुद मिलना। करा ठोस और द्रव्य का विसरण द्रवों में संभव है। देखिएगा बात, गौर से सुनिएगा। करा जो ठोस है ना वो द्रव में मिल सकता है, और द्रव जो है द्रव में और भी आसानी से मिल सकता है। जैसे दूध है द्रव और पानी है द्रव, तो दूध और पानी एक में मिल सकता है, हाँ मिल जाएगा। और जैसे अगर पानी है द्रव और कोई ठोस ले लीजिए, ठोस जैसे चीनी है ठोस, तो पानी में अगर चीनी डालते हैं तो चीनी उसमें घुल जाएगा। चीनी ठोस है और पानी द्रव है, तो ठोस पानी में विसरण हो सकता है और द्रव्य द्रव तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठोस और द्रव्य का विसरण द्रवों में संभव है। मतलब ठोस पदार्थ और द्रव्य पदार्थ वो द्रव में मिल सकता है। ठीक है, संभव है किसका? विसरण का। करा वातावरण की गैसीय, अब सुनिएगा आगे, करा है कि वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। विसरित मतलब वो खुद ब खुद क्या होता है? घुल जाता है किसमें? जल में। वातावरण की गैसें। ठीक है, अब करा है कि ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। हाँ, हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जीवों, जलीय जंतु जो जल में रहता है जंतु, उसके लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि जो पानी में हो उसको ऑक्सीजन कैसे, उसको क्या जरूरत है भाई साहब? हम लोग बाहर हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रहा, नहीं उसको भी जरूरत पड़ता है। आपको पानी का सूत्र पता होगा, पानी का सूत्र ही क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो यहाँ H2O में जो आप O देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन का क्या है? अणु है। तो इसका मतलब पानी में भी क्या है? ऑक्सीजन घुला हुआ है। और ऑक्सीजन जो जलीय जीव है जैसे मछली है और भी बहुत सारे जीव है, तो उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वो पानी के अंदर से ही क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जलीय जीव में कि वो पानी से ही ऑक्सीजन को छांट ले सकता है। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि हम लोग में वैसा सिस्टम लगा ही नहीं है। ठीक है, हम लोग बस वातावरण से खींच सकते हैं। तो किसके सहायता से? तो हम लोग खींचते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं
वो किसके सहायता से, तो आपके अंदर क्या है, फेफड़ा यानी फेफड़े की सहायता से। लेकिन जो जलीय जीव है, जैसे अगर मछली को मानते हैं हम लोग जलीय जीव, तो जलीय जीव वो क्या है, उसका फेफड़ा नहीं होता, उसका क्या होता है, उसका होता है देखिएगा, ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। जिस प्रकार हम लोग अपना ऑक्सीजन के लिए, मतलब हम लोग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जो जल में रहते हैं जीव, उसके लिए भी क्या है, ऑक्सीजन जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, जरूरी है, जो मतलब पेड़ पौधे रहते हैं जल में, उसके लिए। कर आने तब कोई सोच रहा हो कि जल में जो रहता है वो ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेगा भाई साहब, तो वो भी ग्रहण करता है। हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग आसानी से क्या, तो अपने फेफड़ों की सहायता से ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं। तो जलीय जीव जो भी होते हैं ना, उसके सिस्टम में कुछ ऐसा रहता है कि वो भी क्या करते हैं, पानी से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छाट लेते हैं। आपको बताए तो कि H2 होता है पानी का फार्मूला, उसमें क्या है, वो क्या है, तो ऑक्सीजन का अणु है, तो उसमें से छाट लेते हैं। जैसे मछली है जलीय जीव, ठीक है, तो मछली अपने गलफड़ अति किसके सहायता से, तो अपने गलफड़ यानी गिल्स के सहायता से क्या करते हैं कि पानी में से ही ऑक्सीजन को छाट लेते हैं, और वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। वैसे कुछ जलीय पौधे भी है, तो उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब करा है आगे क्या नहीं कि कहाँ गया, करा है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, जीवन मतलब जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए श्वास लेते हैं। करा जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन, हम आपको बताए हैं अभी कि जल में घुला होता है क्या, ऑक्सीजन घुला होता है। करा इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, सुनिएगा गौर से यहाँ पर, ठीक है, करा कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। देखिएगा, द्रव में ठोस का विसरण संभव है, लेकिन ठोस और ठोस में विसरण संभव नहीं है। आपको हम शुरू में बताए थे कि ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है और दूसरा पदार्थ फिर कोई ठोस अवस्था में, तो वह खुद ब खुद नहीं मिल सकता है, उसमें विसरण संभव नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा गया है क्या, द्रव में मतलब कि कोई भी पानी या लिक्विड चीज में ठोस का विसरण हो सकता है। जैसे कि हम बताएं कि पानी में चीनी घुल जाएगा, पानी में नमक घुल जाएगा, तो वो क्या होगा, द्रव में ठोस का विसरण। और द्रव में गैस का भी विसरण हो जाएगा। कैसे, तो अभी आप लोग देखें कि जल है, पानी है, तो उसमें ऑक्सीजन भी घुला हुआ है कि नहीं है, तो द्रव में गैस भी घुल सकता है और द्रव में ठोस भी घुल सकता है, ठीक है, लेकिन ठोस ठोस में नहीं घुल सकता है, द्रव द्रव में घुल सकता है, ठीक है। कराए गैस तीनों का विसरण संभव है, जो करा ना द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। कराए ठोसों की अपेक्षा मतलब ठोस की तुलना में द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ये सब बात को बिल्कुल बढ़िया से याद रखना है कि ठोस की तुलना में द्रव में विसरण क्या होता है, उसका दर क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि ठोस की तुलना में, यानी कि जो ठोस पदार्थ है उसके अपेक्षा द्रव में विसरण मिलने की प्रक्रिया ज्यादा अधिक होती है, ठीक नहीं। करा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। हाँ, हम आपको बताए थे शुरुआत में कि जो भी द्रव है वो ठोस की तुलना में जो उसका कण है, कण क्या होता है कि अगर कोई द्रव पदार्थ है तो उसका जो कण है ना वो काफी क्या है, दूरी दूरी है, यानी कि इसके कणों के बीच में क्या है, खाली स्थान ज्यादा है। और अगर कोई ठोस पदार्थ है, अगर ठोस पदार्थ है तो इसके कण बहुत पास पास होते हैं, पास पास बहुत गाढ़े होते हैं, और गाढ़े होने के कारण क्या होता है कि इसके कण गतिशील नहीं होते, ठीक है, तो ये विसरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही क्या है, अगर द्रव है तो इसके कण थोड़ा दूर दूर है, किसके तुलना में, तो ठोस के तुलना में तो दूर ही है, ठीक है। तो इसलिए करा है कि क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसमें गतिशीलता ज्यादा होता है किसमें, द्रव में, और ठोस में गतिशील नहीं के बराबर होता है कण, ठीक है, गति नहीं करता है। करा कि स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। वही बात तो अभी समझाए हैं, ठीक है, कि क्या, कि ठोस की अपेक्षा यानी ठोस की तुलना में द्रव के कणों में रिक्त स्थान यानी खाली स्थान अधिक होता है, ठीक है। बताए हैं कि अगर कोई एगो ठोस पदार्थ है और एक क्या है, कोई अगर द्रव्य पदार्थ है, ठीक है, तो ये दोनों में जो सबसे ज्यादा क्या होगा, जो खाली स्थान होगा वो ठोस में होगा या द्रव्य में होगा, तो आपको बताना है कि द्रव्य में खाली स्थान ज्यादा होगा
ठोस की तुलना में, ठीक नहीं। और अगर खाली स्थान ज़्यादा होगा तो जो द्रव्य का कण है वो स्वतंत्र रूप में गति करते रहता है, ठीक है, वो आसानी से गतिशील रहता है। कौन? जो द्रव्य अवस्था में चीजें हैं वो। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप बात समझे होंगे यहाँ पर। अब चलते हैं कहाँ, यहाँ से क्रियाकलाप वो हो गया। अब आते हैं किसका, गैसीय अवस्था। हम लोग देख चुके हैं ठोस अवस्था, देख चुके हैं क्या, द्रव्य अवस्था। दोनों के बात को आपको ध्यान में रखना है, जो भी बात बताए हैं, ठीक है। अब करा गैसीय अवस्था, तो देखिएगा गैसीय अवस्था को, इसमें भी क्या होता है कि जिस प्रकार से आप देखें कि जो ठोस था उसमें क्या, उसमें उसके कण काफी पास पास थे। द्रव्य में क्या था कि ठोस के तुलना में उसके कण कुछ थोड़ा दूर दूर थे, ठीक है। अब द्रव्य के भी तुलना में ये गैस जो है इसके कण काफी दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा गौर से, इसको भी सुनिएगा। करा कि आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। एक बात बता रहा है, ये कह रहा है ना कि आप उस गुब्बारे वाले को देखे हैं, देखा होगा आप लोग कि वो छोटा सा गैस सिलेंडर रखता है और उससे ही बहुत सारे गुब्बारा फुला जाता है। ऐसा कैसे संभव हो जाता है कि एक छोटे सा बर्तन में वो गैस भरे हुए है और उसमें कहीं फिर दोबारा गैस भर भी नहीं रहा, आपके सामने बहुत सारे गुब्बारे भर दिया। तो ऐसा कैसे होता है भाई साहब? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिलेंडर में जो गैस होता है ना, वो बहुत अधिक गैस को भरा जाता है। यानी कि क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि एकदम मतलब कि उसमें एकदम प्रेशर, मतलब बहुत दबा दबा कर हवा को क्या करते हैं, एकदम दबा के भर देते हैं, ठीक है। तो करा देखिए यहाँ पे आगे क्लियर हो जाएगा। करा उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है, उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, ठीक है। कह रहा है ना कि आप सिलेंडर जो गुब्बारा भरता है उसमें कौन सी गैस है, तो आपको बता दें कि सिलेंडर में जो होती है ना वो हल्की गैसें होती हैं, ठीक है। हल्की गैसें करने का मतलब या तो आर्गन हो जाएगा या तो हीलियम हो जाएगा, ये सब हल्की गैसें हैं। और हल्की गैसें इसलिए भरते हैं ताकि आप देखते हैं कि फिल्मों वगैरह में कि गुब्बारा जब भरता है, अगर गुब्बारा को अगर छोड़ देते हैं तो गुब्बारा कहाँ चला जाता है, ऊपर, यानी कि वो वायुमंडल की जो हवा है ना उससे हल्का होता है, तभी तो ऊपर चला जाता है उड़ के। ठीक, तो अब देखिए बताते हैं इसका बात, ये तो हो गया खैर नॉर्मल बात। अब करा देखिएगा क्रियाकलाप कितना, 1.11 कराने की 100 ml की 3 सिरिंज लें। सिरिंज लेना है कितना के, 100 ml के 3 सिरिंज, मतलब समझ रहे हैं, जिससे मतलब कि इंजेक्शन पड़ता है, ठीक है। करा सिरिंज ले, करा और उनके सिरे को रबर, ठीक है, करा सिरे को रबर कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। देखिए चित्र 1.4 कहाँ है, चित्र 1.4 देखिए ये, ठीक है, ये सिरिंज है, क्या है, सिरिंज है, यानी कि आप लोग देखे होंगे इससे क्या होता है कि इंजेक्शन पड़ता है, तो यही सिरिंज है। आप देखिए इसमें करा क्या कि देखिए यहाँ पर एक क्या है, तो ये यहाँ पर क्या है, रबर कॉर्क है, मतलब कि रबर से इसको बंद कर देना है। और इससे बीच में क्या है, ये क्या है, गैस है, यहाँ से यहाँ क्या है, गैस भरा हुआ है। और ये पिस्टल है, क्या है, पिस्टन है, मैंने उसको जब हम लोग प्रेस करते हैं पीछे से वही है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखे होंगे, यही करा है। अब करा क्या कि 100 ml के 3 सिरिंज ले, ठीक है, 3 को लेना सिरिंज बड़े बड़े सा। अब करा कि सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा ले, पिस्टन मतलब जिसको हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है, और उसको करा हटा लेने के लिए करा पहली सिरिंज में हवा रहने दें। 3 सिरिंज है जिसमें पहली सिरिंज में करा कि हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। तो देख रहे हैं तीनों में तीनों पदार्थ है, ठीक है। पहला में करा है कोची, पिस्टन को हटा लें, अब करा दूसरी में क्या, हवा रहने दें, दूसरी में क्या कर रहने दें, हवा रहने दें, और तीसरी में चौक भर दें, क्या भर दें, चौक भर दें। अब क्या कर रहा है ना कि पिस्टल को वापस सिंच में लगा देते हैं, जिसको हम लोग हटाए थे उसको लगा देना है, ठीक है। और सब में किसी में जल भर के, किसी में क्या भर के, सिर्फ ऐसे ही रहेगा, उसमें हवा अपने आप रह जाए, ठीक है। और किसी में चौक रहना है, एक में चौक रहना है। करा के पिस्टल को वापस सिरिंज में लगा दीजिए। करा सिरिंज के पिस्टल की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें, ठीक है। करा की गतिशीलता मतलब कि आसानी से दबा जाए, ठीक है, इसलिए उसके जो रबर होता है सिरिंज के मतलब पिस्टल, उसमें करा थोड़ा सा वैसलीन लगा दे ताकि चिकनाहट हो जाए और उससे क्या हो जाए, प्रेस आसानी से हो सकता है। अब करा क्या कि देखिएगा क्या करा कि अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। संपीड़ित मतलब उसको दबाने का प्रयास कीजिए। इसको अब क्या करना है, इसको हम लोग दबाने का प्रयास करेंगे, और इसको दबाने का प्रयास करेंगे तो क्या, जो खाली है, जिसमें खाली हवा भरा हुआ है वो दबेगा आसानी से। आसानी से क्यों दबेगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं
कि जो गैसीय अवस्था होता है, मतलब जो गैस होता है, उस गैस का जो कण होता है वो काफ़ी क्या होता है, काफ़ी दूर-दूर होता है। वही जिसमें अगर पानी है वो थोड़ा-सा कम दबेगा, क्योंकि उसमें भी खाली स्थान है, वो भी दबेगा, लेकिन गैस की तुलना में कम ही दबेगा। गैस की तुलना में ये कम दबेगा, कौन? जिसमें पानी भरा हुआ है। और जिसमें आप चॉक भरे हैं ना भाई साहब, चॉक, चॉक क्या है? तो वो चॉक क्या है, खाली कर सकते हैं, तो वो ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ है। तो वो पानी से भी ये कम दबेगा, या तो न के बराबर दबेगा, ठीक ना, चॉक। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था है। इसमें क्या है, इसमें कण क्या बहुत पास-पास पहले से ही है, जबकि गैस में कण क्या है, दूर-दूर है। तो इसको दबावेंगे ना तो ये काफ़ी हद तक दब जाएगा, यानी संपीड़ित हो जाएगा। और ये जो जल है, यानी कि द्रव है, इसके भी कण थोड़ा दूर-दूर है, तो इसको भी दबावेंगे तो ये भी कुछ हद तक दबेगा। इसमें संपीड़ितता होता है। तो द्रव में और गैस में दोनों में संपीड़ितता संभव है। अगर सबसे ज़्यादा संपीड़ितता होगा तो किसमें? तो गैस में। सेकंड नंबर पर किसमें होगा? तो द्रव में। और नहीं के बराबर किसमें होगा? तो ठोस में नहीं के बराबर, मतलब संपीड़ित होगा, ठीक है ना, वो नहीं दब सकता है, क्योंकि उसके कण क्या है, पास-पास है। आपको ध्यान रखना है ये सब बात। तो ये सब करके हम लोग को देखना है, यहाँ पर बताया, ठीक है। ये पिस्टन इसको दबाना है, प्रेस करना है, जिसमें हवा भरा रहेगा वो आसानी से चिपक कर दम हाथ सट जाएगा। जिसमें पानी रहेगा, अगर पानी आपको यहाँ भर से नहीं छू लीजिएगा ना पानी, आप यहाँ पे अपना अंगूठा लगा लीजिए कस के, इधर से दबाने का प्रयास कीजिए, देखिए कुछ हद तक दब जाएगा, पानी एकदम पिचक जाएगा उसमें, मतलब कि एकदम प्रेस हो जाएगा कस के एकदम, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आप करके भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान है, और वो क्या होता है, दबने पर दबता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, सुनिएगा गौर से। आगे क्या है, करा आपने देखा है, देखिएगा, करा क्या कि करा कि आप क्या देखा, करा आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। तो आप बता सकते हैं कि जिसमें हवा भरा हुआ था उसमें आसानी से पिस्टन क्या हो गया, अंदर चला गया, क्योंकि हवा में हवा के कण, यानी कि हवा के कण में क्या है कि गैसीय अवस्था में कण क्या होता है, काफ़ी दूर-दूर होता है, ठीक है, तो वो आसानी से दब गया। कर आपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुभव लगाया, क्या अनुभव लगाया, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। करा ने कि हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में, गौर से सुनिएगा यहाँ पर, करा ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, यानी कंप्रेशन, यानी कि उसको दबाया जा सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है। करा संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, यानी कि ठोस में कम होगा भाई साहब, द्रव में भी कम होगा। किसके तुलना में? गैस के तुलना में। अगर कोई सबसे ज़्यादा दब सकता है तो वो गैस दबेगा। कौन दबेगा? गैस, ठीक नहीं। उसके बाद अगर कोई दबेगा तो वो द्रव भी दबेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ खाली स्थान है। अगर नहीं दबेगा तो वो कौन है? ठोस नहीं दबेगा भाई साहब, ठीक नहीं। अब करा हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली हाँ देखिएगा, करा हम लोग के घर में, आप लोग के घर में देखे होंगे, करा की जाने वाली क्या, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट में क्या, एलपीजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। करा द्रवित पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। संपीड़ित मतलब क्या होता है कि वही कंप्रेस्ड, मतलब उसको दबा कर रखा जाता है गैस को, तो मतलब कि छोटे से सिलेंडर होता है, हम लोग का सिलेंडर कितना होता है, उतना सा होता है, और उसमें ही 14 से 15 किलो क्या होता है, गैस भरा होता है, सोच लीजिए। और वही गैस अगर पूरा खोल दीजिएगा ना भाई साहब, तो कितना रूम भर जाएगा गैस, मतलब कि गैस गैस धमकेगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक सवाल होता है कि जो एलपीजी गैस होता है उसमें जो महकता है वो क्या है, ऐसे एलपीजी गैस जो होता है ना वो गंधहीन गैस होता है, मतलब उसमें गंध नहीं होता है, उसमें डाला जाता है ऊपर से गंध, ठीक है। और उसमें क्या डाला जाता है उसको आपको नाम बताना है, आपको पता है ऐसे नहीं होगा। तो एलपीजी जो गैस होता है ना धमकता है, उसमें एक सुगंधित पदार्थ डाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मर्कैप्टोन नामक पदार्थ डाला जाता है, तब जाकर के एलपीजी गैस क्या होता है, महकता है। ऐसा शुरुआत में वो महकता नहीं है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, ठीक है। उसको गंध रहित बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, ऊपर से मर्कैप्टोन नामक सुगंधित पदार्थ डाला जाता है। ये बात याद रखिएगा आप। अब करा क्या, आगे करा कि आजकल वाहनों में ईंधन, वाहन मतलब समझ रहे हैं वही टोटो या गाड़ी मोटर कुछ भी, कह रहा है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं सीएनजी, इसका फुल फॉर्म बताते हैं क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एलपीजी का करा का उपयोग होता है, करा संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण, कह रहा है ना, संपीड़ितता मतलब उसको बहुत ज्यादा दबाए जाने के कारण
क्या होता है, कारण गैस के अत्यधिक आयतन को, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा जगह घेरने वाले को एकदम करा के एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। देखिएगा गौर से किया जा सकता है, करा नहीं कि आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, करा एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। और करा कि बहुत सारे गैसों को एक छोटे से सिलेंडर में एकदम दबा दबा करके उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक छोटे से सिलेंडर में, और उसको फिर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज भी सकते हैं, ठीक है। वो एक कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, दबाना या संपीड़ित भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से गैस को भरा जाता है, ठीक है। अब करा क्या, देखिएगा आगे करा क्या कि हमारी नाक, देखिएगा करा हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, क्या पकाया जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग देखते हैं कि जब खाना भोजन बनता है तो भोजन का क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है, दूर से क्या आता है, महक आ जाता है, ठीक है, सुगंध आ जाता है। हम लोग बता दे सकते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोग तो क्या अगर कभी-कभी क्या मांस मछली बने तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मल भोजन बने तो बताने में थोड़ा परेशानी हो सकता है कि क्या बन रहा है, लेकिन उस समय आप तुरंत लोग पकड़ ले सकते हैं कि हाँ क्या बन रहा है। कड़ा प्रयास करते हैं हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। कड़ा ये गंध हम तक कैसे पहुँचती है, कड़ा जो गंध खाना पक रहा है उसका गंध हमारे नाकों तक कैसे पहुँचती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो हवा के द्वारा पहुँचता है, किसके द्वारा पहुँचता है, हवा के द्वारा। अब गैस में क्या होता है ना, जो मतलब वायु है उसमें वो जो भोजन पक रहा है उसका कुछ कण कण क्या होता है, हवा के माध्यम से क्या होता है हमारे नाकों तक पहुँचता है, ठीक है। करा खाने की गंध के कण, देखिएगा वही बात लिखा हुआ, करा खाने की गंध के कण, कण बहुत छोटा चाहिए, ठीक है, कण वायु में मिल जाते हैं, वायु में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और रसोई घर से, सुनिएगा गौर से, करा रसोई घर से, रसोई घर मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको आप लोग बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं फिल्म में बोलता है कुछ तो इंग्लिश में किचन, कुछ बोलते हैं किचन, उसी को बोल रहा है रसोई। रसोई से फैल कर हम तक पहुंच जाते हैं, क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। करा यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों का मतलब कुछ ही समय में या कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। करा इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। करा यानी कि इसकी तुलना कि अगर जैसे गैसीय अवस्था, अगर कोई महक आ रहा है तो गैसीय अवस्था से आ रहा है, गैसीय माध्यम से आ रहा है, तो करा कि इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। तो करा कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का, सुनिएगा गौर से, गैसों का कहा गया, करा तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया क्या कि जो विसरण विसरण मतलब जो मिलने यानी खुद ब खुद मिलने की जो प्रक्रिया है वो सबसे तेज अगर होगा तो किसमें होगा, तो गैस में होगा, किसमें होगा, गैस में। ये बोल रहा है तीव्रता से होता है, तीव्रता मतलब बहुत फास्ट होता है, क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर बोला है कि किससे तुलना करा कि अगर ठोस और द्रव्य की विसरण से अगर करें तुलना तो करा कि इसके कण जो है ना, किसके कण, गैस का कण, वो क्या होता है ना कि ठोस और द्रव के कण से ज़्यादा ही क्या होता है, तीव्र होता है। क्यों, क्योंकि उसमें खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक फिगर है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिगर दिख रहा होगा आपको। अब देखिए ये क्या है, ये है ठोस, क्या है, ये ठोस पदार्थ है। ये जो मग है या बीकर कह सकते हैं, इसमें क्या है, द्रव चीज मतलब पानी रखा हो सकता है। इसमें क्या है, गैस है, क्या है, ये गुब्बारा, इसमें गैस है। तो इसमें देखिए कि ये जो बिंदु बिंदु दिख रहा है आपको, ब्लैक 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 ब्लैक, ये यहाँ देखिए ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, यहाँ देखिए ये ब्लैक, क्या है, तो ये ठोस। और ठोस में क्या है, तो ठोस के जो कण है ना वो क्या है, काफी पास पास है, क्या है, काफी पास पास है, यानी गाढ़ा बहुत है, ठीक है, घना है। और इसके बाद देखिए द्रव, ये ठोस के तुलना में द्रव क्या है, द्रव के कण थोड़ा कुछ कुछ दूर है, क्या है, कुछ कुछ दूर है। और इसमें देखिए आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा कि वो खाली स्थान है, क्या है, खाली स्थान है। और वो एरो का जो निशान है वो क्या दिखा रहा है कि वो गति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। जबकि ये ठोस में देखिए एरो का निशान नहीं है, इसमें जगह बहुत कम है और इसके कण जो है ना वो गतिशील नहीं होते हैं। ये सब बात को तुम ध्यान में रखना है कि ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो गतिशील नहीं करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जगह नहीं तो गति कहाँ करेगा। और जबकि द्रव्य में
जगह होता है यानी खाली स्थान होता है तो द्रव्य का जो कण होता है वो गतिशील होता है। लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा गतिशील किसमें होता है तो आपको बताना है गैस में होता है। क्यों? क्योंकि गैस में जो जगह है वो काफी क्या है, एकदम खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसके कण क्या है, काफी दूर दूर है। जो गैस का जो कण है वो काफी क्या है, दूर दूर है। और इसके बीच में क्या है, तो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होता है ना, ये ज्यादा क्या करता है, गति ज्यादा करता है इन दोनों के तुलना में, ठोस और द्रव के तुलना में। तो आपको बात यहाँ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए क्या करा है यहाँ पर, सुनिएगा। करा है क्या कि ओ नो करा कि चित्र 1.5 यानी यही चित्र का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यही 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 करा ABC, यही ठोस, द्रव और कौन, गैस। करा ABC पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। चित्रण मतलब आवर्धित चित्रण मतलब वो एक जूम किया हुआ क्या है, चित्र है, ठीक है। कहा तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है। गति को देखा जा सकता है, हम बताया कि जिसमें खाली स्थान उसमें क्या है, गति कर सकता है। तो ठोस अवस्था में गति नहीं के बराबर है, ठीक है, आपको याद रखना है। करा देखा जा सकता है, करा और इनकी तुलना की जा सकती है। तुलना भी की जा सकती है कि अगर आपको पूछे कि बताइए ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक गति किसका कण करेगा, तो आपको बताना है कि ठोस और द्रव और गैस के जो पदार्थ है इसमें सबसे अधिक कण किसका कण गति करेगा। तो ये गैसीय अवस्था का जो कण है ना, गैस का जो कण है ना, ये ज्यादा गति करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें खाली स्थान क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद किसका है, तो इसका, ये द्रव का कण गति करते हैं। अगर नहीं कोई गति करता है तो कौन है, ये ठोस। ठोस जो है ना उसमें कण का क्या होता है, गतिशीलता नहीं के बराबर होता है। तो ये बात को आप याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए कहाँ गया, यहाँ के बाद विष्णु बहुत तीव्रता से होता है। यहाँ के बाद आइएगा, एक और है, इधर 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 देखिएगा। करा गैसीय अवस्था में कणों की अनियमितता। करा गैसीय जो अवस्था है में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तीव्र मतलब बहुत फास्ट होता है, अनियमित मतलब बिना कोई नियम के, ठीक है, जिधर पावेगा उधर चल जाएगा, ठीक। और करा कि इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। तो इसलिए कोई भी सिलेंडर में जब रखते हैं ना गैस को, तो वो हमेशा दीवार से टकराते रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा गैस को छोटे से जगह में क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, ठीक है। परावर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई, देखिएगा, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र पर ही। क्यों? क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा गैस को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हम लोग देखें कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग देखें। तीनों अवस्थाओं में जो बात आपको याद रखना है, तो कम से कम ये बात याद रखिएगा। कौन सी बात? तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये बात, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर सही नहीं लगता, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि तीनों अवस्थाओं में जो ठोस, द्रव और गैस है, तीनों में इसको कम से कम इतना पॉइंट याद रखिएगा कि जो ठोस अवस्था होता है उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस जो भी पदार्थ है उसका आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन जो द्रव्य है उसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये सब बात बहुत याद रखना है। और जो गैस है इसमें ना ही आकार और ना ही क्या, आयतन, दोनों अनिश्चित होता है। तो इस बात को बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, ठीक। और उसके बाद जो ठोस है इसके कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों के कण क्या होते हैं, काफी पास पास होते हैं। जबकि द्रव्य के कण जो होते हैं, द्रव पदार्थ के कण, वो ठोस के तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी कि इसके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। और ठोस में रिक्त स्थान नहीं के बराबर होता है। उसके बाद गैस में जो गैसीय पदार्थ का जो कण होता है वो काफी दूर होता है, ठीक है, वो काफी दूर दूर होता है। और अगर कहेगा कि कण, ठोस का कण गति करता है, तो नहीं, ठोस का कण में गतिशीलता नहीं होता है। द्रव्य के कण में गति होता है, तो बिल्कुल हाँ, इसमें होता है। और अगर गैस में बोले तो हाँ, इसमें सबसे ज्यादा होता है। यानी कि द्रव्य अवस्था से भी ज्यादा किसमें होता है, तो गैसीय अवस्था में गतिशीलता होता है। इसके कण क्या होता है, ज्यादा गतिशील करते हैं।
ये सब पॉइंट को आप लोग को याद रखना है बढ़िया से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना ही देखेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सब क्वेश्चन को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेक्चर है। आप लेक्चर को देखिए और समझिए। तो अभी हम लोग कहाँ तक चले हैं, तो तीनों अवस्थाओं को हम लोग देख लिए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, तीनों को देख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे, कहाँ से, यहाँ से। पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल इतना ही। बाकी आपको बताना है कि कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा वीडियो का जो इसमें जो बात है, इसका इन्फॉर्मेशन, इसका जानकारी आपको कैसा लगा वीडियो में, आपको कमेंट करना है। कमेंट नहीं भी करना आता है कुछ, अगर आपके पास संकोच है कि क्या करें, तो सिंपल आप हार्ट का शेप, इस प्रकार के हार्ट आप भेज सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के हार्ट आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।